हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अ वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फाइन। तो यार देखो, सबसे पहले मैं फ्लक्स की अगर बात करूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फ्लक्स। तो फ्लक्स का अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं, इट मीन्स हाउ मच ऑफ समथिंग, हाउ मच ऑफ समथिंग goes through a given area। राइट। देखो, जब भी आप कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी लोगे पढ़ने के लिए, सबसे पहले उसका डिक्शनरी मीनिंग अंडरस्टैंड करो। जब आपको उसका डिक्शनरी मीनिंग क्लियर होगा तो आपके माइंड की उसके टेक्निकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब फ्लक्स से पहले मैं बात करूंगा एयर फ्लक्स के बारे में। एयर फ्लक्स, मैं बात करूंगा वाटर फ्लक्स, वी कैन टॉक अबाउट पार्टिकल फ्लक्स जो आप डिफ्यूजन करंट में देखते हो, एंड वी कैन टॉक अबाउट एनर्जी फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो। राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये सारे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, एयर फ्लक्स, पार्टिकल फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, इसमें से ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट और फेनोमेना है जिसको आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हो भी, जो आपने डेली लाइफ में देखा है, विजुअलाइज किया है उसको। ऑब्वियसली बात है, वन इज वाटर फ्लक्स, फ्लो ऑफ वाटर। फाइन, हाउ मच ऑफ वाटर गोज थ्रू अ गिवन एरिया, ये आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हो इमेजिनेशन में। एयर फ्लक्स, हाउ मच ऑफ समथिंग की जगह वाटर के लिए वाटर से रिप्लेस कर दो और एयर के लिए एयर से रिप्लेस कर दो। हाउ मच एयर गोज थ्रू अ गिवन एरिया, मतलब कहीं ना कहीं वाटर फ्लक्स और एयर फ्लक्स को आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हो, इनको आप इमेजिन कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं इनिशियल स्टेजेस पे ही आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, शायद आप फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से कर लोगे, बट वो प्रैक्टिकली वो बात नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैं भी यहां पे क्या करूंगा, एनालॉजीज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ी डिस्कशन करूंगा एयर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स के बारे में, उसके बाद में उसका एनालॉजी देखूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। फाइन। तो देखिए यार, अब बहुत सारा यहां पे स्टार्टिंग से डिस्कशन स्टार्ट कर देते। सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज इनक्लोज्ड। और सम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी सरफेस, क्लोज सरफेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। देखो, वो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। फाइन। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए किसी भी सरफेस के अक्रॉस अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप गॉस लॉ की स्टेटमेंट को इंप्लीकेट कर पाओगे। फाइन। अब हमारे पास अभी तक अगर हम किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, कैसे निकालते थे, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स लगा के, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालेंगे, वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। बट गॉस ने एक हमें अल्टरनेट तरीका दे दिया, सिमेट्रिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड। फाइन। बट गॉस लॉ को इंप्लीकेट करने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, वाटर फ्लक्स की और एयर फ्लक्स की। देखिए, आपके सामने मैंने ये पिक्चर ले ली अभी। आप इमेजिन करिए यू आर सिटिंग इन योर रूम और एक विंडो है वहां पे। तो जो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये विंडो का क्रॉस सेक्शन ले लिया अभी मैंने। फाइन। विद सम एरिया ए। ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब मैं देख रहा हूं उस खिड़की से ना एयर फ्लो कर रहा है, तो मैंने एयर फ्लो ले लिया उस विंडो से। और कौन सा फील्ड उस एयर फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयर। मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि उस एयर फ्लो की इंटेंसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ दैट एयर। फाइन। तो अगर मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको बताया इस चीज को प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ एयर मूविंग थ्रू द एयर दैट पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया पर सेकेंड, तो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करेगा अभी बताइए। एक तो ऑब्वियसली बात है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर, आपकी विंडो का एरिया। जितना आपका एरिया ज्यादा होगा उतना अमाउंट ऑफ एयर उसमें से क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, पास करेगा। और दूसरा, जितना आपका ये फील्ड वेक्टर दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर, जितना आपका वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना आपके पास क्या आएगा, एयर आएगा।
तो इसका मतलब अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं यहां पे एयर फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ एयर मूविंग थ्रू द एरिया एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसके इक्वलेंट है? या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कोई इसमें ऐतराज नहीं है। फाइन। अब हम बात करेंगे भी वाटर फ्लक्स की। आप इस फिगर में देखिए, ए फिगर में वाटर इज फ्लोइंग स्टेडीली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फाइन। एंड द वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी इज v. So the field vector in this case is what? Velocity of water. Velocity of water. Fine. Means intensity of this flow will be given by the velocity of water. पिछले केस में इंटेंसिटी ऑफ एयर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ एयर। अब यहां पे इस केस में भी आपका जो फील्ड वेक्टर है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने जो यहां पे एरिया लिया है, टेस्टिंग एरिया, जिसके क्रॉस आप फ्लक्स देखोगे, उसका सरफेस परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। मींस इस केस में एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो वेलोसिटी, बट इस केस में एरिया जो है उस क्रॉस सेक्शन का दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्लो वेलोसिटी, वो टिल्टेड है किसी एंगल पे। तो अब पहली चीज, सेम वेलोसिटी यहां पे है, वही वेलोसिटी यहां पे है, मैग्नीट्यूड एरिया का यहां पे वही है जो मैग्नीट्यूड इधर है। अब सिंपल क्वेश्चन मेरा आपसे सबसे पहले, क्या दोनों में से फ्लक्स सेम रहेगा? नहीं। तो इससे पीछे मैंने डिस्कस किया कि जो फ्लक्स है वो किस किस का फंक्शन है, एक उसकी इंटेंसिटी के ऊपर और दूसरा उसका एरिया के ऊपर। अब वाटर फ्लक्स में मैंने एक तीसरा फैक्टर लाया दैट इज टिल्टेशन, ओरिएंटेशन। हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, इट ऑल्सो मैटर। अगर आपको इसको समझना है, देखिए नीचे यहां पे एज्यूम करिए, सपोज दिस इज माई रेन वाटर फॉलिंग डाउन, दिस इज माई रेन वाटर फॉलिंग डाउन, और इसके नीचे मैंने एक बकेट रख दिया वाटर कलेक्ट करने के लिए। अब इस केस में अगर मैं देखूं, जो बकेट का ओपनिंग है, बकेट कैसे रेस्ट कर रहा है? बकेट इज रेस्टिंग विद इट्स ओपनिंग परपेंडिकुलर। हाँ जी, ये इसका ओपनिंग क्या है? इसका जो ओपनिंग सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे मैक्सिमम वाटर कलेक्ट होगा, मोर वाटर एंटर होगा यहां पे, बिकॉज इसको जो वाटर, जो आपका रेनफॉल है, इसको इफेक्टिव एरिया क्या मिल रहा है? ग्रेटर। इफेक्टिव एरिया इसको क्या मिल रहा है? ग्रेटर। अब सेम यही केस है इसी इंटेंसिटी का, देखो मैंने 5-5 लाइन ली है, रेन वाटर फॉलिंग डाउन, सेम इंटेंसिटी का रेन वाटर है। यार देखो ये इमेजिनेशन है, अदरवाइज आप ऐसे लाइन में काउंट नहीं कर सकते हो। फाइन। बट अब जो बकेट है उसको मैंने टिल्ट कर दिया इस ओरिएंटेशन से। ऑब्वियसली बात है अब इसका जो इफेक्टिव एरिया होगा वो क्या आएगा? लेसर आएगा। अगर आप इसके इफेक्टिव एरिया के लिए इसकी प्रोजेक्शन लें, जो मैं आगे बताऊंगा, वो कुछ क्या बनेगी? ये एरिया क्या होगा? कम होगा इस एरिया से। तो इसका मतलब यहां पे लेस वाटर इज कलेक्टेड बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन। मैंने ओरिएंटेशन ऑफ बकेट क्या कर दी? चेंज कर दिया। वही यहां होगा। तो इस केस में क्या होगा? लेस फ्लक्स होगा, और इस केस में क्या होगा? मोर फ्लक्स होगा। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। तो यार एक चीज अब आपको और क्लियर होगी कि जब भी हम किसी सरफेस में से फ्लक्स की बात करेंगे, वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया, इंटेंसिटी और ओरिएंटेशन के ऊपर। अब यहां पे ध्यान दीजिए भी, अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? भी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा आपको उसको एरिया मिलेगा उतना ज्यादा फ्लो करेगा। इट मीन्स जो वाटर फ्लक्स है यहां पे कितना बन जाएगा बताइए भी? VA। अगेन फाइन। अब इस केस में आपको ध्यान से समझना, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। देखो यहां पे जो वाटर फ्लक्स होगा, वाटर फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट विल बी VA cos phi। वाई? सी, देखो जब हम ओरिएंटेशन ऑफ किसी सरफेस की बात करते हैं ना, तो हम उसके लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। हाँ जी, क्या डिफाइन करते हैं? एरिया वेक्टर। देख लीजिए थोड़ा सा,
तो एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस इज रिटन एज ए एन कैप, मीन्स दिस वेक्टर डिफाइंस व्हाट, इट डिफाइन द साइज एंड ओरिएंटेशन, it define the size and orientation of surface, जिस सरफेस की बात कर रहे हैं इन स्पेस। फाइन, तो जो आपका ये ए है ये इसका साइज मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जो आपका एन कैप है दिस इज द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दैट सरफेस। फाइन, तो अब वापिस आइए भी इधर। अब देखिए इसका जो एरिया वेक्टर है वो आपका ये बन गया अभी। तो जो वेलोसिटी, फ्लो की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। फाइन, बट अगर हम यहां पे बात करें इस सेकंड केस में, there is some angle, inclination, let us say that is phi, between area vector and flow velocity। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आए तो आपने क्या करना है, भी देखो इस एरिया का प्रोजेक्शन निकालना है। ये जो एरिया ए है इसका मैग्नीट्यूड, इसका साइज कितना, ए, बट अब इस वाटर फ्लो को इफेक्टिव एरिया ए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये टिल्टेड है। जैसे यहां पे देखो, इसे कंपेयर करो वाटर बकेट से, इसको आप इजीली इमेजिन कर सकते हो। इफेक्टिव एरिया यहां पूरा ए है, ए एरिया ये है, बट जो इफेक्टिवली रेनफॉल जिसमें से क्रॉस कर रहा बकेट में वो अब पूरा ए नहीं है। फाइन, तो जो आपका टोटल यहां पे एरिया होगा, जो इफेक्टिव एरिया होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का प्रोजेक्शन लीजिए ऑन टू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, वी वेक्टर। तो वो प्रोजेक्शन कितना आता है भी, ए परपेंडिकुलर, विच इज ए कॉस फाई। दैट इज वाई मैंने एरिया को यहां पे ए कॉस फाई से रिप्लेस कर दिया। आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे। यहां पे खाली मैंने ए लिखा। तो होपफुली ये क्लियर है सभी को, राइट। तो यार अब मैं सिंपली यहां पे कंक्लूड करूंगा कि अगर मैं कहीं फ्लक्स की बात कर रहा हूं, वेदर इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेदर इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, वेदर इट इज एयर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड वेक्टर। वाटर फ्लो में फील्ड वेक्टर फ्लो वेलोसिटी, एयर फ्लो में एयर वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखेंगे। दूसरा, इट डिपेंड अपॉन द एरिया और इनकैचमेंट एरिया, यू कैन राइट बेटर। एंड थर्ड, इट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन। ऑफ दैट सरफेस एरिया। बताइए कौन सा फ्लक्स ज्यादा है अभी, ये नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला। ऑब्वियसली बात है जो नंबर 1 वाला फ्लक्स है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू नंबर 2 फ्लक्स। फाइन, अब देखो भी, अभी तक जो मैंने बात की, या तो मैंने एयर फ्लो की बात की या मैंने वाटर फ्लो की बात की, बट हमारा रिक्वायरमेंट ना एयर फ्लक्स है ना वाटर फ्लक्स है, अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बात। अब क्या करते एनालॉजी में, इस पानी की जगह ना, जो ये पानी है और इस एयर की जगह हम क्या डाल देते, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते। एरिया मैंने वही रखा ए, अगेन ये मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं, यहां पे सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मेरे को पानी की जगह और एयर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली कैसे विजुअलाइज करते हैं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्राफिकली, अगर आपको कहीं पे रिप्रेजेंट करना है किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ई फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो मैंने पानी की जगह, एयर फ्लो की जगह क्या ले ली भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनको हम किससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो ये देखो भी मैंने मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, और ये मैंने स्टैंडर्ड नोटेशन दिया जहां हमारे पास फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है। मतलब अब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में फील्ड वेक्टर क्या होगा, ई वेक्टर। यहां फील्ड वेक्टर क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ एयर। यहां फील्ड वेक्टर क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। यार ये सिर्फ एक एनालॉजी है। देखो वाटर इज एक्चुअली फ्लोइंग, एयर इज एक्चुअली फ्लोइंग, बट यू कांट मेक द एडजस्टमेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो। राइट, ये एक एनालॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ आएगा। फाइन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे इस एयर फ्लो की इंटेंसिटी कौन दे रहा था, वेलोसिटी। यहां पे वाटर का जो फ्लो, इसकी इंटेंसिटी कौन दे रहा था, इसका वेलोसिटी। तो यहां पे इस केस में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन देगा भी, दैट इज ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। हाँ जी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। आपने पढ़ा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। राइट। अब हम क्या करते भी एनालॉजी में, जो हमने इसके लिए फ्लक्स निकाला था, दैट वॉज VA, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसके लिए फ्लक्स निकाला था, दैट वॉज अगेन VA, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहां पे भी हम कुछ ऐसा एनालॉजी से फाई ई लिख दें, इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। राइट। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनालॉजी से आ रहा है, दैट इज कमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नाउ सी, तो क्या अब यहां से ये लिखा जा सकता है कि फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी that is proportional to number of field lines crossing a surface. Right? Or we can say number of field lines penetrating a surface or collected by surface. तो होपफुली नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो भी जरा इस फिगर में, देखिए भी ये सरफेस एरिया S है, या फिर A ले लीजिएगा। अब यहां पे हम बोलेंगे कि सरफेस इज नॉट परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। बट अगर हम यहां पे देखें, यहां पे जो सरफेस आपका है वो क्या है, दैट वाज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन, इसलिए आपने डायरेक्टली फ्लक्स ये दे दिया था एनालॉजी में। अब वापिस आइए थोड़ा पीछे। हाँ जी, यहां पे इस केस में जब सरफेस आपका परपेंडिकुलर नहीं था उस फ्लो वेलोसिटी के, तो आपका फ्लक्स क्या था, समथिंग डिफरेंट। अब देखते हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैसे आता है। तो इस केस में जो फ्लक्स क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो आपका फ्लक्स होगा ना फाई ई, दैट इज इक्वल टू ई इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए परपेंडिकुलर। कीप ऑलवेज इन माइंड, मैं फ्लैट सरफेस की बात कर रहा हूं भी। अब व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, दिस इज ए परपेंडिकुलर। ये जो आपको एरिया दिख रहा है अभी, तो क्या बोलेंगे इसको, 3D में एज्यूम करना भी इसको। ए परपेंडिकुलर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया
जो गिवन एरिया है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन टू अ प्लेन oriented perpendicular to the field. और दिस ए परपेंडिकुलर, अगर आप यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस लगाओगे, विल बिकम ए कॉस थीटा. कीप दिस इन माइंड यार. तो अब जो फ्लक्स बन जाएगा जब आपका सरफेस परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस नहीं है, उस केस में फ्लक्स क्या होगा, ई ए के साथ परपेंडिकुलर आएगा. कैसे निकाला वो मैंने बता दिया. और आपको ये याद होगा भी, ये पढ़ा होगा आपने, ई ए कॉस थीटा. फाइन. अब थीटा यहां पे क्या है भी, व्हाट इज थीटा हियर. थीटा इज गिविंग हेयर द orientation सरफेस. इस थीटा को हम ऑल्सो बोल सकते हैं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर विच इज नॉर्मल टू सरफेस. मैंने पीछे बताया आपको. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा भी, जब आपका इंक्लिनेशन किसी एंगल पे होगा, दैट इज ई ए परपेंडिकुलर, और दिस कैन बी रिटन एज ई ए कॉस थीटा. और ये जितनी भी बात यहां पे हो रही है भी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो रही है थ्रू अ फ्लैट सरफेस. फाइन. मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं. यहां मैंने जो भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, वो क्या इक्वली स्पेस्ड है. और मैंने आपको बताया जब हमारे पास फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती है तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं. फाइन. ये सारी ऑब्जर्वेशन अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है. कीप दिस इन माइंड. अब जरा इसको समझिए. दिस इज नॉर्मल टू सरफेस. इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का. और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, फील्ड अक्रॉस द सरफेस. नाउ आप साफ देख रहे हो कि ई वेक्टर एंड ए वेक्टर हैव सम एंगल between them which is theta. fine, mentioned here. अब इस सरफेस का एरिया कितना है, ए. अगर मैं इसमें से आपको पूछूं फ्लक्स कितना होगा इसमें से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहले ई को रिजोल्व करोगे. देखो ये रेजोल्यूशन कर रखा है दो कंपोनेंट में. एक आपके पास क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर, और एक ई पैरेलल. तो जो ई परपेंडिकुलर होगा कितना बनेगा, ऑब्वियसली बात है ई कॉस थीटा. और जो ई परपेंडिकुलर होगा किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल और इसकी डायरेक्शन में. तो इसका मतलब ई परपेंडिकुलर ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पासिस थ्रू द सरफेस. यार आप 3D में विजुअलाइज करो, ये वाला कंपोनेंट तो अलोंग द सरफेस जा रहा है, ये तो अक्रॉस सरफेस नहीं जा रहा है, ये तो पैरेलल टू द सरफेस हो गया. तो इसका मतलब ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लैट सरफेस पे कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो परपेंडिकुलर है, जो अलोंग द नॉर्मल है. तो इस केस में जो फ्लक्स होगा क्या लिखा जाएगा बताइए, फाई ई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. कौन सा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लिए ये सरफेस परपेंडिकुलर बन रहा है, ई परपेंडिकुलर के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो इट मींस अगेन इट कैन बी रिटन एज ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को
थोड़ा इसके साथ कंपेयर करूं तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं अभी, when E and A are not parallel inclined with some theta between them, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, E A cos थीटा। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा भी थोड़ा बहुत, तो दिस कैन बी रिटन एज E वेक्टर डॉट A वेक्टर, एंड this again is equal to E multiplied by A perpendicular, and this is again E perpendicular multiplied by A। क्या दिक्कत है इसमें कोई? ये समझ लीजिए भी लॉज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार यही सारे फॉर्मूले आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, तो जितने भी केसेस है सारे मैंने यहां पे कंसीडर कर लिए, राइट। अब देखो, अब इस फिगर में देखो भी, यहां से आपको थोड़ा और क्लू मिलेगा। देखो फर्स्ट केस में एरिया मैंने सेम रखा है दोनों क्रॉस सेक्शन का। सेकंड केस में मैंने क्या करा है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर दिया है दोनों का, फाइन। और फर्स्ट केस में आप ये भी कह सकते हो कि जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो वेरीज है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस वेरीज। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, थर्ड केस में आप क्या देख रहे हो, एरिया वेरी कर रहा है। तो फर्स्ट केस में देखो ये लो डेंसिटी वाला केस है, ये हाई डेंसिटी वाला केस है। तो सेम एरिया के लिए बताओ कहां पे फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, अभी बताओ। ऑब्वियसली बात है यहां ज्यादा है, फ्लक्स की नहीं है। इसका मतलब अगर आपका सेम एरिया है और ओरिएंटेशन आपकी परपेंडिकुलर है, इसका एरिया ये ले लिया नॉर्मल, इसका एरिया ये है, तो फील्ड वेक्टर और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए ओनली। एरिया फिक्स है तो आपका जो इंटेंसिटी है विच इज अल्टीमेटली डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, वो क्या डिसाइड करेंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है अभी, डेंसिटी ऑफ फ्लो के। अब सेकंड केस में, इस केस में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा जब हम ओरिएंटेशन लेते हैं, ई ए कॉस थीटा। इस केस में आपने क्या करा है, इस केस में आपने एरिया भी सेम रखा है, डेंसिटी भी सेम रखा, बट उनका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे फ्लक्स क्या है, ग्रेटर है या कम है। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है दैट ऑल्सो वेरीज हाउ द बाउंड्री ऑफ दैट सरफेस फेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो मैंने बताया पीछे आपको, मैं वेरीफाई कर रहा हूं बस पॉइंट। तीसरे केस में आपने एरिया वेरी कर दिया, आपका फिर ओरिएंटेशन फर्स्ट वाला है, फर्स्ट और थर्ड का ओरिएंटेशन सेम है भी, तो यहां पे भी जो फ्लक्स होगा कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये आपने डेंसिटी क्या रखा है, फिक्स रखा है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया। एरिया यहां पे ज्यादा है तो यहां पे ज्यादा फ्लक्स है। यार होपफुली ये क्लियर है सभी को, हाउ टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाउ। इसीलिए मैंने यार एनालॉजी से स्टार्ट किया था। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने करी वो सारी बातें किसकी करी भी, वो हमने सारी बातें करी है यूनिफॉर्म के लिए, राइट। अब चलिए भी यहां पे देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में देखिए जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस है, तो जो सरफेस एरिया वेक्टर है और जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स कितना होगा बताइए, फाई ई इज इक्वल टू मैथमेटिकली ई डॉट ए वेक्टर ई ए कॉस थीटा, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा और फाई जो भी ले रहा है, तो ई ए। और वैसे भी आप डायरेक्टली यहां से बोल सकते हो कि सरफेस इज फेस ऑन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इस पूरे सरफेस का इफेक्टिव एरिया है वो इटसेल्फ इसका टोटल एरिया है। ये कब होता है, जब आपका सरफेस परपेंडिकुलर टू व्हाट, फील्ड लाइंस हो, या फिर आप एरिया और फील्ड के एंगल की टर्म में बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होगा आपके पास, ई ए। अब इस केस में देखें पहले, सरफेस इज एज ऑन,
अब आपने मान लीजिए एक सरफेस आपने ये छोड़ दिया अभी, और आपका ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है। तो अब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, पैरेलल टू द सरफेस है। या अगर हम एंगल की बात करें, नॉर्मल टू द सरफेस कौन सी डायरेक्शन में, इधर, और फील्ड लाइंस इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो लगाइए लॉ, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट, इट विल बी ई ए कॉस 90, अल्टीमेटली 0। तो यार ये तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं, सिंपल इसको लॉजिकली सोचिए। आपने एक सरफेस को ऐसा ले ली जो पैरेलल टू द वाटर फ्लो है, तो उसके क्रॉस कहां से आप नेट फ्लो निकालोगे, फाइन। तो इसमें से फ्लक्स 0 होगा। अब आइए यहां पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में क्या होगा अभी बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज। अब ये जो एरिया है, ध्यान से रखना, ये एरिया आपका ए एरिया, इफेक्टिव एरिया, जो टोटल एरिया ए, जो हम ए वर्ड यूज करते हैं वो ये एरिया है, और साफ दिख रहा है कि नॉर्मल टू दिस इज दिस वन। अब यहां पे एक दूसरी चीज हमें दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, दे आर मेकिंग सम एंगल फाई। तो अगर हम मैथमेटिकली चलें, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट से कितना बन जाएगा आंसर, ई ए कॉस फाई और कॉस थीटा। बट अगर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था, फ्लैट सरफेस के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फाई ई इज इक्वल टू ई ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर देखिए भी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया ऑन द सरफेस और ऑन टू द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास ये जो बैक में दिख रहा है अभी प्लेन, ये कौन सा होगा, ए परपेंडिकुलर, इसका इफेक्टिव एरिया आएगा। मतलब जितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही इफेक्टिवली उतनी इसमें से पास हो रही होंगी। ये चीज क्लियर है कि नहीं है। और उसका प्रोजेक्शन कितना होगा, ए कॉस थीटा, आप निकाल सकते हो यहां से मैथमेटिक्स लगा के। तो कितना बन जाएगा बताइए, उस फॉर्मूला से भी, ई ए कॉस थीटा और कॉस फाई। तो होपफुली आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लियर है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब किसी सरफेस के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, डिफरेंट, फाइन। अब हम पूरे लार्ज सरफेस को क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे इस तरह से, स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ये मैं एनालिसिस के लिए ले रहा हूं खाली, फाइन। अब कोई मैंने एक ले लिया यहां पे स्मॉल एरिया एलिमेंट, डेल्टा ए ले लो या डीएस आई ले लो वेक्टर में, और दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्या बनेगा, डीएस आई का मैग्नीट्यूड और एन कैप नॉर्मल टू दिस। अब हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यार बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है, बट अगर मैं इस स्मॉल रीजन को कंसीडर करूं, हेयर इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए यूनिफॉर्म। ओवर द लार्ज रीजन अगर हम पूरे को लें तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट अगर मैं यहां पे इस वेरी स्मॉल को लें, डीएस इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो यहां पे उसको यूनिफॉर्म कंसीडर किया जा सकता है, फाइन। तो अगर उसको यहां पे यूनिफॉर्म कंसीडर किया जा सकता है, तो यहां से जो फ्लक्स निकालेंगे तो डायरेक्टली कितना आएगा अभी बताइए, 5 फ्लक्स थ्रू दिस ith एलिमेंट। ith एलिमेंट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ith इज सम पर्टिकुलर नंबर, किसी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में से। तो डायरेक्टली यूनिफॉर्म वाला लगा दूं रिलेशन, क्या बन जाएगा बताइए, ई ith इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, एंड इसका जो ds i होगा साथ में क्या है, कॉस ऑफ थीटा। या फिर वी कैन राइट इन डॉट प्रोडक्ट ई आई डॉट डीएस आई वेक्टर। यार देखो, ओवर द लार्ज सरफेस एरिया वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट ओवर द स्मॉल हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम उसको ओवर द स्मॉल एरिया यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं, तो डायरेक्टली पिछले यूनिफॉर्म वाले रिजल्ट्स लगा देना। अब ऐसे मैं हर एक एरिया एलिमेंट के लिए ऐड करता जाऊं, ये लीजिए भी, ऐसे मैं हर एक एरिया एलिमेंट के लिए ऐड करता जाऊं, मैं हर एक एलिमेंट के लिए ऐड करता गया, तो मेरे पास जो
ऑल कंट्रीब्यूशन आएगा, सबका जो कंट्रीब्यूशन से जो फ्लक्स आएगा ओवर द सरफेस वो कितना बन जाएगा, समीशन ऑफ ई आई वेक्टर डॉट कितना आएगा, डी एस आई वेक्टर, समिंग ओवर ऑल द एलिमेंट ith के ऊपर। और इस केस में अगर मैं कंसीडर कर लू नाउ मैथमेटिकली समझिए कि दिस एरिया इज टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल, और ये जो ith है दैट इज वेरी इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये समीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो दिस फाई ई विल टर्न्स आउट टू बी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली आपको ये क्लियर है, राइट? ये ओपन सरफेस के लिए निकाला अभी मैंने, किसके लिए निकाला है, ओपन सरफेस के लिए। अब सरफेस कैन बी क्लोज सरफेस, दिस इज फ्लक्स फॉर ओपन सरफेस, फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस। अब देखिए भी ये जो सरफेस है कौन सा सरफेस है, दिस इज क्लोज सरफेस। अगेन जो एनालिसिस मैंने यहां पे, इसका एक फेस ये समझ लो, मेरे को उस क्लोज सरफेस का एक साइड से ये सरफेस दिख रहा है, उसके लिए एनालिसिस लगाया मैंने, तो दूसरी साइड के लिए भी सेम एनालिसिस लगा दो ऑपोजिट के लिए। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो देखिए भी किस एरिया में, स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड किया इन चीजों को। तो यार वही चीज जो हमने पीछे निकाली है फाई ई फॉर ओपन सरफेस, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज सरफेस के ऊपर। आपके पास ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर क्लोज सरफेस। आपको ज्यादा इसमें एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं, और न्यूमेरिकली देखेंगे। तो यार अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये फॉर्मूलाज कैसे कैसे बने हैं। फाइन। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो जो आपको इससे क्वेश्चन बनते हैं। फाइन। तो सभी चीजें मैंने एक ही वीडियो में सारी कवर कर दी है। थैंक यू।